हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के जर्नी से लेके फाइनेंशियल रिपोर्ट तक और कंपनी मैनेजमेंट तक सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का डिटेल एनालिसिस। बट फर्स्ट लर्न देन अर्न। ये कंपनी 1998 पे स्टार्ट हुआ था लिखिता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसके बाद 2006 साल में पहली बार स्टार्ट किया सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। उसके बाद 2011 में कंपनी नाम चेंज करके हुआ लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। 2013 में कंपनी ने पहली बार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 2014 में कंपनी ने पहली बार ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोजेक्ट चालू किया। 2015 में कंपनी ने कंप्लीट किया फर्स्ट 50 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट। 2017 में ऑपरेशन से एनुअल रेवेन्यू कमाया कंपनी ने 100 करोड़ का। 2018 में 100 करोड़ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। 2019 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना। 2020 में लिस्ट हुआ बीएसई और एनएसई में विद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ 91 लाख इक्विटी शेयर्स के साथ। 2023 में कंपनी ने कंप्लीट किया सिल्वर जुबली ईयर और चालू किया जॉइंट वेंचर्स जो था सऊदी अरबिया में। और उसके बाद फाइनली कंपनी ने 2024 में एक रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस ओपन किया अबू धाबी यूएई में। ये था कंपनी का जर्नी का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं कंपनी कहां प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है और कहां कंपनी प्रोजेक्ट्स अभी तक चल रहा है या ऑनगोइंग है। कंपनी का प्रोजेक्ट्स जो अभी ऑनगोइंग है वो सब जगह है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और फाइनली वेस्ट बंगाल। कंपनी का प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुका है वो सब जगह का नाम है चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना। अब अगर हम लोग इंडिया के बाहर देखेंगे तो सऊदी अरेबिया, नेपाल और अबू धाबी में भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहा है कंपनी का। कंपनी के कुछ क्लाइंट्स के नाम बोल रहा हूँ जिसको कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि है गेल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस, IHB, NRL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL, ONCG, BPCL, IGL, HCG, अवंतिका गैस लिमिटेड और टोरेंट गैस और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। कंपनी को 31 मार्च 2025 तक जो ऑर्डर मिला था उसका टोटल रेवेन्यू था अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ का, जिसमें 877 करोड़ का ऑर्डर था क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट से, 304 करोड़ का ऑर्डर मिला था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से और बाकी का 19 करोड़ का ऑर्डर था टैंकेज से। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दो कंपनी का 3 मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है कंपनी ने। पहले IOCL का प्रोजेक्ट 12.75 मीटर का आउटर डायमीटर वाला पाइपलाइन 111 किलोमीटर तक बिछाया गया था मुजफ्फरपुर से मोतिहारी टर्मिनल तक। ये प्रोजेक्ट का ऑर्डर वैल्यू था 76 करोड़ 55 लाख 9,366 रुपए। दूसरा है गेल इंडिया लिमिटेड का प्रोजेक्ट। इसमें टोटल 2 प्रोजेक्ट था। एक है धोबी दुर्गापुर से हल्दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसका ऑर्डर वैल्यू था 81 करोड़ 48 लाख 93,269 रुपए और दूसरा था बारूनी से गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसका ऑर्डर वैल्यू था 127 करोड़ 91 लाख 60,300 रुपए। अब आइए कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देख लेते हैं क्या क्या है। कंपनी 4 टाइप का सर्विसेज देता है। एक है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, दूसरा है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तीसरा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज और चौथा और फाइनल है टैंकेज। अब आइए कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1232 करोड़ का और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे शेयर का प्राइस है 312 रुपए। इस कंपनी का शेयर 497 रुपए तक जा चुका है। कंपनी का स्टॉक पीई है 17.8 का, जहां पर पूरा इंडस्ट्री का पीई है 23.8 का। पीई के हिसाब से कंपनी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.48%।
6% का। डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है, फिर भी कंपनी दे रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। कंपनी का आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 27.6% और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.3% का। दोनों ही 20% से ऊपर है, जो एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। कंपनी का पीईजी रेशियो है 0.63 का। पीईजी रेशियो 1 यानी 1 से कम होना चाहिए। और ये क्यों कम होना चाहिए, ये जानने के लिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। अब देखिए, कंपनी का पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ हुआ है 26% का और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में हुआ है 28% का, जो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ है कंपनी का। कंपनी के ऊपर फिलहाल डेप्ट है 0.69 करोड़ का, यानी कि 69 लाख रुपए करीबन, जो कि बहुत ही अच्छा है। डेप्ट जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए। इमरजेंसी के टाइम पे कंपनी खुद को सरवाइव करवा पाएगा। और डेप्ट के अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व है 354 करोड़ रुपए का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0, मतलब कंपनी अभी डेप्ट फ्री है। फिलहाल इस कंपनी में कोई भी प्लेजिंग नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का इंट्रिंसिक प्राइस है 471 का। सीएमपी मतलब क्लोज मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक प्राइस से बहुत ही नीचे है, मतलब कंपनी बहुत ही सस्ते में मिल रहा है अभी। अब आइए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि सेल्स हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस में कंट्रोलिंग ना होने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात भी हम लोगों को मानना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिलहाल स्टेबल है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया कि कंपनी का डेप्ट नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट का सेक्शन में भी इंटरेस्ट 0 है, जो अच्छा है। डेप्रिसिएशन भी कंट्रोल में है। सितंबर 2025 तक 2 करोड़ का था, उसके बाद वो 1 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट भी एज यूजुअल स्टेबल है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब आइए एनुअल रिजल्ट्स भी कंपनी का थोड़ा देख लेते हैं। सेल्स एवरी ईयर बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2019 में सेल्स हुआ था 139 करोड़ का, उसके बाद मार्च 2020 में हुआ 161 करोड़ का, मार्च 2021 में हुआ 191 करोड़ का, और ऐसे ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए मार्च 2025 में सेल्स किया कंपनी ने 512 करोड़ का। 2019 से 2025 तक सेल्स में 268.35% का ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। सेल्स के साथ साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई असर नहीं आया। लेकिन सेल्स जितना इंक्रीज हुआ है मार्च 2024 से मार्च 2025 तक, उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ 2 करोड़ इंक्रीज हुआ है। और उसका एक ही रीजन है, एक्सपेंसेस सेक्शन में अगर आप लोग देखोगे मार्च 2024 से मार्च 2025 तक मटेरियल कॉस्ट बहुत इंक्रीज हुआ था। 11% से सीधा 74% का मैसिव इंक्रीज हुआ था। इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन शो नहीं हुआ। ये एक मेजर पार्ट है, तो इसमें कंपनी का कोई गलती नहीं है, ये मेरा मानना है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्सपेंसेस मैसिव इंक्रीज होने के बाद भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट को बचा लिया। जो भी हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है हर साल, यानी कि मार्च 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था 29 करोड़ का, 2020 में 30 करोड़ का, 2021 में 39 करोड़ का, और ऐसे ही इंक्रीज होते होते मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया कंपनी ने 95 करोड़ का। कंपनी के अदर इनकम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2019 में अदर इनकम था 1 करोड़ का, लेकिन उसके बाद इंक्रीज होते होते मार्च 2025 में अदर इनकम से आने लगे 8 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ही कंपनी ने काफी अच्छे से बैलेंस किया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है हर साल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मार्च 2019 में नेट प्रॉफिट जनरेट किया था 18 करोड़ का, उसके बाद मार्च 2020 में 20 करोड़ का, मार्च 2021 में 29 करोड़ का। ऐसे ही नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते होते मार्च 2025 में हुआ 69 करोड़ का। मार्च 2019 से मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ 283.33% का, जो कि काफी इम्प्रेसिव है मेरे हिसाब से। अब आइए कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा चेक करते हैं। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्च 2021 से इक्विटी कैपिटल 20 करोड़ का ही है। उसके बाद बोरोइंग एकदम ना के बराबर है। मार्च 2018 में 14 करोड़ बोरोइंग था, लेकिन उसके बाद से कंपनी पूरा डेट फ्री हो गया है। बोरोइंग जो भी हो, कंपनी हर साल रिजर्व को इंक्रीज करते ही जा रहा है। मार्च
2020 में 55 करोड़ का रिजर्व किया था। उसके बाद मार्च 2021 में और ऐड करके 134 करोड़ का किया था कंपनी ने रिजर्व, और ऐसे ही रिजर्व इंक्रीज करते करते कंपनी 2025 में 354 करोड़ का रिजर्व बना चुका है। एक बात तो तय है कि कंपनी फ्यूचर को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मार्च 2020 से फिक्स्ड एसेट भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन मार्च 2025 में थोड़ा कम हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव होना चाहिए हमेशा, जैसे कि कंपनी का है। और ये क्यों होना चाहिए, इसको जानने के लिए आप लोगों को एटमास्को स्टॉक एनालिसिस वाला वीडियो देखना पड़ेगा। मार्च 2020 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था 18 करोड़ का, उसके बाद मार्च 2021 में था 1 करोड़ और मार्च 2025 में है 1 करोड़ का। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ 3 साल पॉजिटिव था, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। मार्च 2022 में 8 करोड़ का, मार्च 2024 में 20 करोड़ और मार्च 2025 में 36 करोड़। नंबर्स पॉजिटिव का मतलब है कोई एसेट या फिर कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया गया है, जो अच्छा बात नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को सही बताना और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है, इसीलिए नंबर्स पॉजिटिव है। अच्छा, अब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मार्च 2021 में नंबर्स पॉजिटिव में है, 53 करोड़ पॉजिटिव में है, मतलब कंपनी लोन लिया था। उसके बाद से नंबर्स माइनस में है, मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट को पे किया होगा। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो हर साल इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2025 में 182 दिन हुआ, मतलब कंपनी का सर्विसेज से कैश में कन्वर्ट होने में 182 दिन लगता है। जितना जल्दी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैश में कन्वर्ट होगा उतना ही अच्छा है। शेयर होल्डर्स पैटर्न में प्रोमोटर्स का स्टेक थोड़ा इंक्रीज हुआ है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का भी स्टेक इंक्रीज हुआ है और पब्लिक का स्टेक थोड़ा डिक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम क्लीन है। अब आइए कंपनी का मैनेजमेंट और विजन के बारे में हम लोग जानते हैं। नंबर 1, कंपनी चाहता है कि कंपनी के पास काफी स्किल्ड मैन पावर हो, यानी कि अच्छे कर्मचारी हो और कंपनी अपने रिसोर्सेस को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। कंपनी चाहता है कि उनके पास जो वर्कर्स है वो ज्यादा से ज्यादा दिन कंपनी में रह सके। साथ में कंपनी के पास जो एसेट्स है उसको भी कंपनी अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। दूसरा है, कंपनी अपने ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विस को भी बढ़ाना चाहता है, ताकि इन पाइपलाइंस का अच्छे से मेंटेनेंस करते हुए कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा। तीसरा विजन है कंपनी का कि कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, उनके साथ अच्छे से पार्टनरशिप बढ़ा पाए और काम उन लोगों के साथ और अच्छा हो। चौथा है, कंपनी जियोग्राफिकली और भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, यानी कि कंपनी इंडिया में तो काम कर ही रहा है, साथ में कुछ नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि नेपाल में, उसके बाद मिडिल ईस्ट और अफ्रीका बाहर के कंट्रीज में भी अपना काम और एक्सपैंड करना चाहता है। पांचवा पॉइंट है, कंपनी सेफ्टी को और एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स को भी मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहता है। कंपनी चाहता है कि कंपनी ऐसा प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और सेफ्टी भी रहे। छठा पॉइंट है, कंपनी चाहता है कि कैपिटल डिसिप्लिन रहे कंपनी में, यानी कि कंपनी खुद को एकदम डेट फ्री रखना चाहता है और सेल्फ फाइनेंसिंग के द्वारा ही कंपनी खुद से ग्रो होना चाहता है, ताकि कंपनी में लिमिटेड रिस्क लेना पड़े फ्यूचर के लिए। और सातवां और फाइनल पॉइंट है फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, सबका इंटरेस्ट बढ़ रहा है हाइड्रोजन ब्लेंडेड फ्यूल्स में, तो इसीलिए कंपनी चाहता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी और पाइपलाइन कंपनी बनाए जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो आसानी से ट्रेवल कर पाए, और हाइड्रोजन सेक्टर में कंपनी अपना एक्सपर्टीज और बढ़ाना चाहता है। अब आइए इस कंपनी का थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी देख लेते हैं। अभी ये स्टॉक ट्रेंडलाइन सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, और स्टॉक अच्छा खासा गिरने के बाद एक बॉक्स चैनल पे ट्रेड हो रहा था, लेकिन वो बॉक्स चैनल को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है और टॉप से लेके 38% डिस्काउंटेड मिल रहा है फिलहाल ये स्टॉक। तो ये रहा लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी
कंपनी के बारे में एक डिटेल स्टॉक एनालिसिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये कोई स्टॉक या शेयर बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक या शेयर बाय या सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी और नए कंपनी के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।